टर्म आती है वो आती है सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन का मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन बनता है दो पार्ट से, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस प्रोपोर्शन, और सॉल्वेंट का मतलब होता है द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन मोर प्रोपोर्शन। पता है ऐसा? यस, लिखा हुआ भी है। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आंसर भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूट का मतलब होता है the component which is present in less proportion, और solvent का मतलब होता है component which is present in more proportion। if किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो रहेगा ये वाटर होता है तो उसको बोलते हैं aqueous solution, और if other than water रहेगा तो इसको बोलते हैं non aqueous solution। याद हो गया था? ठीक है, तो इस प्रकार से aqueous solution non aqueous solution दोनों देखे थे। ठीक है, अभी जो हमको देखना है वो देखना है कॉन्सेंट्रेशन। क्या देखना है? कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो सॉल्यूशन का फाइंड करते हैं। किसका? सॉल्यूशन का। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जितना सॉल्यूशन का अमाउंट ज्यादा रहेगा उतना कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, ज्यादा रहेगा। सॉल्यूशन लिखते हैं या तो यहाँ पे सॉल्वेंट लिखते हैं, चलेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? कोई चीज है तो उसको डायरेक्टली कैसे वो मतलब क्या होता है? वो तो फॉर्मूला में पता चल जाएगा, ऊपर लिखेगा तो डायरेक्टली नीचे रहेगा तो इनवर्सली, वो तो ठीक है। मतलब क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल? मैथ में तो बहुत बार आया होगा। What is the meaning of directly proportional and inversely proportional? कौन सी स्कूल में थे 10th में? 10th क्लास से। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक क्वांटिटी को बढ़ाने से जब दूसरी क्वांटिटी कम होती है तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल सी बात है, एग्जाम में मिलने वाले मार्क्स और पढ़ाई का टाइम, पढ़ाई को मिलने वाला टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पढ़ाई करने के लिए जितना टाइम ज्यादा मिलेगा उतने ही एग्जाम में आने वाले मार्क्स ज्यादा रहेंगे। तो जितने ज्यादा, कभी आपको पूछा कि आपको मार्क्स कम मिले, क्यों कम मिले, तो आप बोलोगे सर पढ़ाई में टाइम नहीं मिला। तो पढ़ाई को मिलने वाला टाइम कम है तो मिलने वाले मार्क्स भी कैसे है? कम है। तो एग्जाम के मिलने वाले मार्क्स और पढ़ाई करने का टाइम, जितना पढ़ाई करने के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा उतने एग्जाम में मिलने वाले मार्क्स ज्यादा रहेंगे। मतलब एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा, एग्जाम के पहले खेलने का टाइम बढ़ता है तो एग्जाम के मार्क्स कम होंगे। खेलने का टाइम बढ़ा, एग्जाम के मार्क्स कम होंगे। खेलने का टाइम कम होगा तो एक क्वांटिटी को कम कर रहा है तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है, इस क्वांटिटी को बढ़ा रहा है तो ये क्वांटिटी कम हो रहा है। इस रिलेशन को बोलते हैं
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो किसी ने पूछा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब क्या होगा, किसी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है, या तो किसी एक क्वांटिटी को डिक्रीज करने से दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों में सेम चेंज हो रहा है या अपोजिट चेंज हो रहा है? इधर बढ़ गया, यहाँ पे भी बढ़ गया, इधर कम हुआ, यहाँ पे भी कम हुआ। तो दोनों का जो चेंज है वो सेम हो रहा है या डिफरेंट हो रहा है? सेम है, अपोजिट है? तो दोनों का चेंज सेम होगा तो उसको बोलेंगे डायरेक्टली। एक का क्वांटिटी कम किया, दूसरा कम हुआ, इसका क्वांटिटी बढ़ा दिया, ये भी बढ़ गया, इसको बोलेंगे डायरेक्टली। एक क्वांटिटी को कम किया, दूसरा क्वांटिटी बढ़ गया, सेम है, अपोजिट है? तो इसको कम किया तो ये, इसको कम किया तो ये, इसको क्या बोलेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिखो दो शब्द है, ये मैथमेटिक्स में आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बाद में लिखना, पहले जो मतलब समझे वो एक्सप्लेन करना। अभी आपको दो ही बातें लिखनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों का मतलब। ठीक है, चलो ये क्या, concentration, amount of solute, amount of solvent। concentration और amount of solute डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे देख के तो बता सकते हो ना कौन डायरेक्टली है कौन इनवर्सली है। सपोज मैं यहाँ पे लिखा A is equals to B upon C, तो मुझे बताइए A और B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? ये तो पता है, जिनको पता है वो हैंड रेज करेंगे, जिनको नहीं पता वो हैंड्स डाउन रखेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे रखते हैं, लिखते हैं, हैंड्स डाउन। ये भी अपर साइड में है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर? नहीं, इजी नहीं, मतलब कितना है, 1। इसको क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और ये भी किसमें है, दोनों सेम में होते हैं, इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दोनों अपोजिट में होते हैं तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D, तो A और C डायरेक्टली होने चाहिए, इनवर्सली? B और D, A और D इनवर्सली, B और C इनवर्सली। ये है 10th स्टैंडर्ड वाला, माइक्रो 10 वाला, ठीक है। तो डायरेक्टली है कि इनवर्सली है ऐसे पता लगा सकते हैं। सपोज हमने A का क्वांटिटी बढ़ा दिया तो C का क्वांटिटी, सपोज A का क्वांटिटी बढ़ा दिया तो D का क्वांटिटी, सपोज B का क्वांटिटी बढ़ाया तो C का क्वांटिटी, और B का क्वांटिटी बढ़ाया तो D का क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों में सेम तरीके का होता है। जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसमें चेंज अपोजिट होता है।
यहाँ पे देखेंगे तो ए और बी के बीच का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली इनवर्सली, और ए और सी के बीच का रिलेशन, तो मैं बोलूंगा बी का क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ए का क्वांटिटी, और बी का क्वांटिटी कम करेंगे तो ए का क्वांटिटी, सी का क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ए का क्वांटिटी, सी का क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ए का क्वांटिटी कम होगा, और सी का क्वांटिटी कम करेंगे ए का क्वांटिटी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझा? तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का जो रेशियो होता है उसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन। मुझे कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है तो सोल्यूट का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? मुझे कॉन्सेंट्रेशन कम करना है तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? मुझे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? मुझे अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कम करना है तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और कॉन्सेंट्रेशन दोनों कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास एक बीकर है, यहाँ पे मेरे पास दूसरा बीकर है, यहाँ पे हमने H2O ऐड किया हुआ है तो लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पे भी हमने H2O ऐड किया है तो लिक्विड स्टेट में है। यहाँ पे जो H2O है वो 100 ml है, और यहाँ पे जो H2O है ये भी 100 ml है। यहाँ पे मैंने 20 ग्राम NaCl ऐड किया, कितना? 20 ग्राम। यहाँ पे मैंने 10 ग्राम NaCl ऐड किया। सही है। अब मुझे बताओ किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ए या बी? कैसे पता चला? दोनों में कॉमन कौन है? किसका क्वांटिटी सेम है? H2O सॉलिड है, सॉल्वेंट है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैसा है? कांस्टेंट। तो क्या करेंगे, किसके हिसाब से जाएंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, इसका कंसंट्रेशन कम। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो आपके पास दो चांस है। पहली बात, या तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट को बढ़ा दो, या तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को कम कर दो। आपको कंसंट्रेशन कम करना है तो क्या पॉसिबिलिटी है? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को बढ़ा दो, या तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट को कम कर दो। समझ में आ रहा है? तो ये दो फैक्टर होते हैं जहां से आप कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हो। नंबर 1, मुझे कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? अमाउंट ऑफ सोल्यूट बढ़ाना होगा, कम करना होगा? बढ़ाना होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या करना होगा? कम करना होगा। तब मुझे कंसंट्रेशन बढ़ाना है। ठीक है। नंबर 2, इफ आपको कंसंट्रेशन कम करना है तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या करना होगा? कम करना होगा। और दूसरी बात, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा। तो दो पॉसिबिलिटी आपके पास है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से। एक और बात, क्या आपने कंसंट्रेशन नाम का वर्ड कितने लोगों ने इसके पहले सुना है? कंसंट्रेशन नाम का वर्ड केवल साइंस में स्टडी के रिलेटेड नहीं। ओके, गुड। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा रहेगा उतना कंसंट्रेशन ज्यादा है। थर्ड, कंसंट्रेशन बढ़ता है, इसका मतलब डाइल्यूशन कम होता है। कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन बोथ आर अपोजिट। तो पहले हमने कंसंट्रेशन के हिसाब से पढ़ा और अब पढ़ रहे कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का मतलब। कंसंट्रेशन बढ़ गया तो डाइल्यूशन कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हुआ तो डाइल्यूशन बढ़ जाएगा। एक बार
कुछ बातें 10th में प्रॉपर्ली नहीं पढ़ी है, इससे दिक्कत हो रही है। राइट ऑन दिस वन, ये डायग्राम प्रॉपर्ली की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन बोथ आर अपोजिट। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो डाइल्यूशन कम होता है। चलिए कॉपी क्लोज करो, इधर ध्यान दो। हमारे पास सोल्यूट है, उसको हम ऐड करेंगे सॉल्वेंट में। वहां पे ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, क्या बनेगा? क्या बनेगा? ठीक है, अब मैं बोलता हूं 10 ml इथेनॉल mixed with 100 ml water। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा, इस सॉल्यूशन में का वॉल्यूम कितना रहेगा? कितना सॉल्यूशन मिलेगा? 110। पक्का 100 नहीं मिलेगा? सोच लो, कॉपी क्लोज करने के लिए बोला तो मेरे को कॉपी ओपन है। 10 ml इथेनॉल को 100 ml वाटर में ऐड किया तो मिलने वाला सॉल्यूशन कितना रहेगा? 110। पक्का 110। सॉल्यूट कौन है? सॉल्वेंट कौन है? Why solvent is considered as water? Because it is present in more proportion and ethanol is present in less proportion. Okay. सोल्यूट कौन से स्टेट में है? लिक्विड। सॉल्वेंट कौन से स्टेट में है? लिक्विड। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो रहेगा लिक्विड इन लिक्विड। ये हमको वो स्टेट यूज करनी है जिसमें वो प्रेजेंट था, प्रेजेंट है नहीं। तो इथेनॉल पहले कौन से स्टेट में था? और वाटर कौन से स्टेट में था? तो एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिक्स किया और इसीलिए इसको बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड। क्या बोलेंगे? लिक्विड इन लिक्विड। सेकंड, सपोज 10 ग्राम सैंड प्लस 100 ग्राम
NaCl। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा कितना 100 एंड पक्का 100 नहीं मिलेगा 100 यूनिट ग्राम। सोल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है सोल्यूट कौन से स्टेट में है सॉल्वेंट कौन से स्टेट में है तो ये कौन सा बनेगा सॉलिड इन सॉलिड कौन सा बनेगा सॉलिड इन सॉलिड। लिक्विड इन लिक्विड में मैं बोल सकता हूँ अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम। रिपीटिंग क्वेश्चन लिक्विड इन लिक्विड में मैं बोल सकता हूँ अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आर इक्वल। अरे एस में कुछ तो बोलो क्या मैं बोल सकता हूँ लिक्विड इन लिक्विड में amount of solvent and amount of solutions are equal okay solid in solid में amount of solvent and amount of solution both are equal amount of sorry ये कितना बनेगा 110 ठीक है amount of solute and amount of solution both are equal no amount of solvent and amount of solution both are equal no 10 gram NaCl 100 ml water solid in liquid liquid in solid सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है सही है 30 सेकंड सोचने के लिए सॉल्यूशन कितना मिलेगा आवाज किसी का नहीं है ठीक है बोलिए 100 जाएगा खड़े खड़े मिडल वन 100 पक्का कितना मिलेगा 100 कितना रहेगा 100 ठीक है। खाना खाने के इस रेस्टोरेंट में छाछ ऑर्डर किया देखा तो छाछ का ग्लास थोड़ा सा खाली है तो बोला आपने नमक डाला है नहीं तो आपने थोड़ा सा नमक डाल दिया एक बार देखा तो ग्लास पूरा भर गया होता है सर। इसका मतलब जब भी किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता और इसीलिए जितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा उतना ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। सॉलिड इन सॉलिड एंड लिक्विड इन लिक्विड amount of solvent and amount of solution both are equal solid in liquid amount of solvent and amount of solution both are equal yes पक्का yes समझ गया देख लो एक बार ये सब रेगुलर लाइफ के एग्जांपल है नो केमिस्ट्री नो फिजिक्स ठीक है ओके। अब लिक्विड इन लिक्विड है लिक्विड किस में मेजर करते हैं
वॉल्यूम में या ग्राम में? वॉल्यूम में या मास? तो ये रहेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये क्या रहेगा? मास बाय मास, ये क्या रहेगा? मास बाय वॉल्यूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? सोल्यूट भी लिक्विड स्टेट में रहेगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में रहेगा, सोल्यूट भी सॉलिड स्टेट में रहेगा, सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में रहेगा, सोल्यूट रहेगा सॉलिड स्टेट में, सॉल्वेंट रहेगा लिक्विड स्टेट में। कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं इससे, अपर साइड में हमेशा सोल्यूट होता है, लोअर साइड में हमेशा सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये रहेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम। ये किसके लिए? लिक्विड है लिक्विड। ये किसके लिए? सॉलिड है सॉलिड। ये किसके लिए? सॉलिड। ठीक है, अब वापस आते हैं यहाँ पे। पहला मैं लेता हूँ मास बाय मास। यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूट कितना होगा, यहाँ लिखते हैं सॉल्वेंट कितना होगा, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन कितना होगा, और यहाँ लिखेंगे उसका परसेंटेज कितना होगा। एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। ठीक है, कौन सा है? मास बाय मास। मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन बनाना है 100 ग्राम। कितना बनाना है? 100 ग्राम। और यहाँ पे जो मुझे सॉल्यूशन बनाना है वो बनाना है 10% सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? 10%। कितना बनाना है? कितना बनाना है? कौन सा सॉल्यूशन? 10%। किसका? मास बाय मास, मास बाय मास। तो सोल्यूट किस में रहेगा? सॉलिड में। सॉल्वेंट किस में रहेगा? सॉलिड। तो सोच के बताओ 20 सेकंड के अंदर कि मुझे सोल्यूट कितना यूज करना पड़ेगा और सॉल्वेंट कितना यूज करना पड़ेगा ताकि सॉल्यूशन जो रहेगा वो 10% बन जाए। बोलिए, सोल्यूट कितना यूज करेंगे? 10। सॉल्वेंट कितना यूज करेंगे? तब जाके सॉल्यूशन कितना बनेगा? पक्का है? तो सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन कितना है? उसमें से सोल्यूट कितना है? तो मतलब कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया। तो 100 ml सॉल्यूशन हमको बनाना है और 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने सॉल्वेंट कितना यूज किया? 90। सोल्यूट कितना? 10%। अब मुझे बताओ इस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है वो कितना परसेंट है? 10%। परसेंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है? 10 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100। और जब परसेंटेज निकालना होता है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा? 10। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन बना है वो कितना बना है? 10%। सपोज मुझे 20% सॉल्यूशन बनाना है तो सोल्यूट कितना होगा? सॉल्वेंट कितना होगा? टोटल सॉल्यूशन कितना होगा? सपोज मैंने बोला मुझे 35% सॉल्यूशन बनाना है तो सोल्यूट कितना होगा? सॉल्वेंट कितना होगा? 60। टोटल सॉल्यूशन कितना होगा? समझ में आ गया? तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लिख देता हूं, amount of solute divided by amount of solution into 100। ठीक है, डन? नहीं समझा? इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का परसेंटेज, तो टोटल सॉल्यूशन कितना है उसमें से सोल्यूट कितना है, तो ये निकालेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का परसेंटेज कितना है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? सोल्यूट। तो परसेंटेज किसका निकालेंगे? सोल्यूट का। तो जब सोल्यूट का परसेंटेज निकालना है तो हमारा फॉर्मूला रहेगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इफ आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूट का परसेंटेज नहीं निकालना है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालने, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100।
समझ में आ गया? यहाँ पे हमने 10% निकाला, तो ये 10% कॉन्सेंट्रेशन कितना है? सोल्यूट का सॉल्वेंट का? सपोज मुझे सॉल्वेंट का निकालना होगा तो क्या रहेगा? 90/100 into 100। ये कट हो जाएगा तो आंसर कितना रहेगा? समझ में आ रहा है? तो परसेंटेज ऐसा नहीं कि हमेशा सोल्यूट का ही निकालेंगे, हम किसका निकाल सकते हैं? सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग जो परसेंटेज निकालते हैं वो किसका निकालते हैं? सोल्यूट का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज, किसका परसेंटेज? सोल्यूट का। किसका? सोल्यूट का। समझ आया? नहीं समझा? इन केस सेकंड वाली कंडीशन में लेता हूँ, पहले क्या लिखा था? मास बाय मास, अब लिखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मुझे टोटल वॉल्यूम बनाना है 100 ml। ये अपने हिसाब से कितना बनाना है? 100 ml। कितना बनाना है? 100 ml। और यहाँ पे जो मुझे सॉल्यूशन बनाना है वो कितना बनाना है? 10%। कितना बनाना है? 10%। सॉल्यूशन 100 होना चाहिए, उसमें से सोल्यूट कितना होगा? 10। सॉल्वेंट कितना होगा? फॉर्मूला में पुट करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है? 10। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना है? पक्का? चलिए आगे, ये कौन सा था? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। पक्का? नंबर 3 क्या आएगा? मास बाय वॉल्यूम। क्या है? मास बाय वॉल्यूम। अभी यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन बनाना है 100 ml। सॉल्यूशन बनाना है 100 ml। और यहाँ पे भी सॉल्यूशन कौन सा बनाना है? 10%। कितना? 10%। कितना सॉल्यूशन बनाना है? 100 ml। सोल्यूट कितना यूज करूंगा? सॉल्वेंट कितना रहेगा? 90 नहीं रहेगा, क्योंकि सपोज मैं यहाँ पे सॉल्वेंट 90 ml यूज करता हूँ तो सॉल्यूशन कितना रहेगा? लेकिन हमको सॉल्यूशन कितना चाहिए? समझ रहा है ना? तो यहाँ पे ये कितना रहेगा? 100 ml। ये कितना रहेगा? 100 ml। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? अब मुझे निकालना है सोल्यूट का परसेंटेज। कितना आएगा? अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? तो इसका मतलब इसका परसेंटेज कितना निकलेगा? अब देखो 10 90 100 10 90 100 10 100 100। तो इसकी तरफ ध्यान देना, इसकी तरफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड में प्रॉब्लम नहीं आता है, प्रॉब्लम आता है सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है? सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 45%। पक्का? यहाँ लिखा मैंने 80%। यहाँ लिखा मैंने 35, 36 लिखा, 36, 64, यहाँ लिखा 55। समझ में आ गया? ओके। अब इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उनका परसेंटेज किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है? अब ये होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया था इसके ऊपर टेक लो। देखना है, समझना है। समझने के लिए समय मिला है और ये रिकॉर्डेड है। लगता जाके आपने बोला कि हमको सब टाइम ही नहीं मिलता है रीड करने के लिए, दिखाने के लिए अच्छा रहेगा।
बोलो क्या नहीं समझा? पूरा नहीं समझा तो कुछ नहीं कर सकता। Sir, what if we want to take out 100%? 100%. 100%। इसका मतलब इसमें देखो सॉलिड जब लिक्विड होता है तो हम लोग लिक्विड का परसेंटेज नहीं फाइंड कर सकते, और इसलिए हम यहाँ पे ओनली सॉलिड का परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो ये 100% लेना है, इसका मतलब यही सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है? ये 100 यूज करना पड़ेगा। सॉल्वेंट में कुछ नहीं लिखा। सॉल्वेंट में कुछ नहीं आएगा, मतलब सॉल्यूशन तो उतना ही रहेगा, ठीक है? तो सॉलिड लिक्विड जो डिसॉल्व होते हैं, जैसे ये डिसॉल्व हो रहे हैं, सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे सॉलिड का ही परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, लिक्विड का परसेंटेज फाइंड नहीं कर सकते। लिक्विड का परसेंटेज तब फाइंड कर सकते हैं जब दोनों के दोनों लिक्विड में हो। एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड में है तो लिक्विड का परसेंटेज फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ये वाला लिखो पहले, ये वाला दिस वाला। हो गया ये? इतना लिखना है। अब यहां से हमको कुछ फॉर्मूलेज बना लेना है। सबसे पहला जो फॉर्मूला हमको बनाना है वो है मास बाय मास रेशियो। कैसे फाइंड करेंगे? मास बाय मास रेशियो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? परसेंटेज में बोला है, मास बाय मास रेशियो बोला है। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इससे क्या मिलेगा? मास बाय मास रेशियो, ठीक है? सपोज मुझे लेना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सही है? तीसरा मास बाय वॉल्यूम रेशियो, तो क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूँ? यस। क्यों? सेम। एक बात का ध्यान रखना है, इफ मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में है तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी ग्राम में होगा। मास ऑफ वॉल्यूम ml में है तो ये वॉल्यूम भी किस में होगा? ml में। इफ ये ग्राम में है तो ये किस में होना चाहिए? ml में। तो 3 फॉर्मूलेज है, किसके?
रेशो फाइंड करना है। किसका रेशो? मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ये हुआ रेशो फाइंड करने के लिए। सपोज मुझे परसेंटेज फाइंड करना है तो क्या करना होगा? फॉर्मूला सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? इनटू क्या आएगा? 100। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, इनटू क्या आएगा? 100, 10 टू द पावर 2। ठीक है, एक साथ सभी फॉर्मूले लिख रहा हूं। ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं। ये मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम का रेशियो है। क्वेश्चन पूछा गया परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, एंड में क्या लिखना पड़ेगा? सपोज उन्होंने बोला है परसेंटेज में निकालना है, पीपीएम निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन। क्या निकालना है? पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। 10 टू द पावर 6। तो क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले को 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए बोला है तो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करो। पार्ट्स पर बिलियन पूछा है तो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करो। पार्ट्स पर बिलियन पूछा है तो 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करो। और इफ पार्ट्स पर ट्रिलियन पूछा है तो 10 टू द पावर 12 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर्मूला वही रहेगा, एंड में चेंज होगा। परसेंटेज निकालना है 10 टू द पावर 2, मिलियन निकालना है 10 टू द पावर 6, बिलियन निकालना है 10 टू द पावर 9 और ट्रिलियन निकालना है 10 टू द पावर 10। फॉर्मूला वही, कन्वर्जन ऐसे कर सकते हो। आपको एग्जाम में भले ही बोर्ड के बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि आपको यही पूछा जाएगा या तो यही पूछा जाएगा, लेकिन नीट में जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही तक सीमित रहेगा, वो क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, सिमिलर ही है, कोई फर्क नहीं है, पावर में फर्क है। पावर 2 6 9 ये सही है ना? मिलियन बिलियन ट्रिलियन, हाँ या नहीं? हाँ, ये फिर फॉर्मूले, फिर कन्वर्जन। फॉर्मेट बैठे
चलिए क्वेश्चन लिखो। वन फिफ्टी एम एल 30% solution of solid in liquid 150 ml 30% solution of solid in liquid। आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इसको आंसर मिल जाएगा, हाइड्रेट करना है। कितना है? 30 ग्राम। राघव 30 45 चलिए 41 अप्रोक्सीमेट 40 मानने के कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रॉब्लम क्या पता है क्या? आप लोगों को फॉर्मूला आता है, सब कुछ आता है, लेकिन आप लोगों को जिस टाइप का क्वेश्चन दिया है सेम वैल्यू वाला क्वेश्चन दो तो आपका सब कुछ सही है, थोड़ा सा चेंज कर दो तो गड़बड़ हो जाती है। इट मीन्स आपको एप्लीकेशन करना नहीं आता है। रीजन ये हो सकता है पहले से आपको बताया गया है कि यही करना है, ऐसे ही करना है, वैल्यू की यही याद रखना है। दैट मीन्स वन प्रॉब्लम। ये होगा तो आगे दिक्कत होगी। देखो हमारे पास 3 फॉर्मूले, इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? थर्ड वन, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला सिंपल रेशो वाला, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? परसेंटेज। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, समझो, फिर सॉल्व करो। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। सही है, ये फॉर्मूला आपके पास बना। अब आपको कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला यूज करना है? क्योंकि मैंने लिखा था परसेंटेज, तो आपको परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 10 टू द पावर 2 से, मतलब 100 से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 150 ml, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना है? 150 दिया हुआ है। रेशो दिया हुआ है, कितना है? परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 30। तो ये वैल्यू कितना आएगा? 30। परसेंटेज दिया हुआ है, कितना है? 30। पूछा क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या आएगा? 100। अब क्या होगा? 30 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? अब क्या करेंगे? 0 0 कट होगा, 0 0 कट होगा, क्या बचा? 3 इंटू 15 कितना होगा? 45 ग्राम। दिस विल बी द मास ऑफ सॉल्यूट।
आपने जो 30% लिखा है वो 100 के लिए था, यहाँ पे 100 है सोल्यूशन, कितना है 150 है। तो ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ पे 100 वाला एग्जांपल लेगा तो एग्जाम में हमेशा 100 वाला ही आएगा, वो 150 भी आ सकता है, 220 भी आ सकता है, 233 भी आ सकता है, नंबर कोई भी हो सकता है। आपको उसको अप्लाई करना सीखना है। कैसे है समझ में आ गया? क्या दिया था? मास का वॉल्यूम का परसेंटेज कितना दिया था? 30। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पूछा हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय करना पड़ेगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 35% 180 ml 180 ml solution of liquid in liquid, इसमें भी क्या ढूंढना है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट। थर्ड क्वेश्चन, 45% 220 ग्राम solution of solid in solid, then calculate the amount of solute। तो इन दोनों में अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ही ध्यान रखना है। फॉर्मूले ये वाले यूज करने, डायरेक्टली नहीं रखना है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है वहां पुट करो, उनका रेशियो यहाँ दिया हुआ है ये पुट करो, तो आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूट मिल जाएगा। ठीक है।